होता है v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r, ये होता है। अब वहाँ पर हमने ये कहा कि अगर हमारे पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि चार्ज अगर डिस्क्रीट नहीं है, एक एक दो दो पॉइंट्स पर नहीं रखा हुआ है चार्ज अगर फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो या तो लाइन के अक्रॉस फैला हुआ है या सरफेस के अक्रॉस फैला हुआ है या वॉल्यूम के अक्रॉस। तो अगर लाइन के अक्रॉस है तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा डी एल है, सरफेस के अक्रॉस है तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस है, और वॉल्यूम के अक्रॉस है तो डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी है। तो ये हमने 3 चीज़ें देखी थी और उन सबको लास्ट में हमने ऐड कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल का मतलब क्या है? स्फेरिकल शेल का मतलब ये है बॉल जो होती है, जैसे हमने कहा कि कोई टेनिस बॉल हो गई, तो टेनिस बॉल का मैं एग्जांपल इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि हम स्फेरिकल शेल की बात कर रहे हैं। शेल मतलब अंदर से खोखला होगा, अंदर से खाली होगा। ठीक है, क्रिकेट बॉल की तरह नहीं कि पूरा सॉलिड होगा, अंदर भी कुछ भरा हुआ होगा, नहीं, अंदर से खोखला होगा। तो कंसिडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R and carrying charge small q. You wish to calculate its potential at point capital P at distance r from its center O. ठीक, तो हमें करना क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू uniformly charged thin, नहीं है, देखा यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। अब यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल में हमने जो स्फेरिकल शेल है ये ले लिया इस तरह से। तो ये हमारे पास स्फेरिकल शेल हो गया और ये इसका सेंटर हो गया। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब है कि पूरे पर चार्ज 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 छोटा 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 पूरे पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो अब हमने ये कहा कि हम 3 अलग अलग केसेस लेंगे, इसमें 3 अलग अलग केसेस लेंगे। वो पहला केस क्या है कि हम ये बोलेंगे कि जब हमें एक ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है जो इस स्फेरिकल शेल यानी कि इस बॉल के बाहर लाई कर रहा है। तो देखिएगा, फर्स्ट है व्हेन द पॉइंट P लाइज आउटसाइड द शेल, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा कि ये तो इसका सेंटर हो गया, ये स्फीयर का रेडियस हो गया कैपिटल R। ठीक है, और हमने कहा कि पॉइंट P यहाँ पर बाहर है, तो पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, पॉइंट P का डिस्टेंस सेंटर से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका डिस्टेंस हो गया स्मॉल r। सुनो, इधर से ना चेयर देखो, एक चेयर रखी हुई है, वो खोलकर उधर बैठे हैं। तो ये देखिएगा, वी नो दैट फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज एज इफ द एंटायर चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। हाँ, बस ऐसी as if the entire charge is concentrated at the center. Hence, electric potential at an outside point is equal to that of a point charge located at the center. तो इसमें ना ऐसा होता है कि जैसे हमने कहा कि एक ना थिन स्फेरिकल शेल है, तो स्फेरिकल शेल में अगर हम चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज पूरे पर फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज है तो पूरे पर फैला हुआ है। तो हम ये जानते हैं कि जब भी चार्ज इस तरीके से किसी भी सरफेस पर फैला हुआ होता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि पूरा का पूरा जो चार्ज है वो कंसंट्रेटेड है उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर। और स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है? स्फीयर के सेंटर पर, भले ही वो सेंटर हवा में क्यों ना हो। हवा में है यहाँ पर सेंटर, ठीक है, क्योंकि अंदर से खोखला है, अंदर कुछ भरा हुआ नहीं है इसमें। ठीक, तो सारा का सारा चार्ज जो है वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड है? यहाँ सेंटर O पर। ठीक, अच्छा, तो हमने कहा कि हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो सारा का सारा जो चार्ज है वो कहाँ कंसंट्रेटेड है? वो सारा का सारा यहाँ पर कंसंट्रेटेड है।
तो हमने ये कह दिया कि अब तो मेरे को चार्ज चाहिए होता है और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहा होता हूँ वहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए होता है बस। तो हमारा जो फर्स्ट केस है, व्हेन पॉइंट P lies outside the shell, तो इस केस में हमारा स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R हमारा केस होता है। तो यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल है वो सीधा सीधा निकलेगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q अपॉन स्मॉल r। ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस देखिएगा, सेकंड केस में क्या है, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, तो जब हमारा पॉइंट P जिस पर मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ जब वो वाला पॉइंट शेल के सरफेस पर ही लाई करेगा, तब हमारा हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो यहाँ पर तो ये स्मॉल r ही है, लेकिन अगर वो पॉइंट P हमारा यहीं पर लाई करेगा तो स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है भाई, यही डिस्टेंस हो जाएगा। हम ये कहेंगे कि पॉइंट P अब मैंने यहाँ पर ले लिया, जब यहाँ लिया तो जो डिस्टेंस होता है स्मॉल r वो रेडियस ऑफ द स्फीयर के इक्वल हो जाएगा। तो आप ये देखिए सेकंड पार्ट में है, वन पॉइंट P lies on the surface of the shell, then V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon कैपिटल R, क्योंकि जब वो सरफेस पर ही लाई करेगा तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। ठीक है, थर्ड केस देखिएगा, when point P lies inside the shell, जब पॉइंट P शेल के अंदर लाई करेगा तब क्या हो जाएगा, हमारा स्मॉल r जो है इज स्मॉलर देन कैपिटल R, वो कैपिटल R से छोटा हो जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर निकालूंगा, पॉइंट P मेरा यहाँ पर हो गया, तो अब मेरे लिए जो स्मॉल r है, अब मेरे लिए स्मॉल r सिर्फ इतना सा रह जाएगा, तो कैपिटल R तो स्मॉल r से बड़ा हो गया ना। ठीक, अच्छा अब एक हम रिलेशन डिराइव करेंगे, हम इसी चैप्टर में हम एक रिलेशन डिराइव करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन में डिराइव करना है। वो कैसे करेंगे, आप ये देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चेयर ले लो या फिर यहाँ वाली पर बैठो, यहाँ वाली थोड़ी सी डेंजरस है, किधर से ले लो, यहाँ से ले लो, वहाँ सामने बैठो, वहाँ से बहुत सही दिखाई देगा। इधर आना चाहो इधर आ जाओ, जहाँ ठीक लगे, इधर बैठो। बस थोड़ा सा ना जगह दे, पीछे इधर की जगह, ठीक है, इधर इधर उधर से। चलिए जी, तो हमने ना एक रिलेशन ये देखा था, ये फर्स्ट वाले चैप्टर में देखा था कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R², ये देखा था। अच्छा, एक रिलेशन हम इस चैप्टर में देख रहे हैं कि V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये हम रिलेशन देख रहे हैं। अब इसमें क्या है कि जो ये है हमारे पास, जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज बोल देते हैं इसको, पोटेंशियल को वोल्टेज बोल देते हैं। वोल्टेज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव की तरफ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, वोल्टेज स्केलर होता है। लेकिन अगर सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो हम ये कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R इंटू 1/R, ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि ये वाली जो टर्म है पूरी की पूरी ये वोल्टेज के इक्वल है, तो E इज इक्वल टू V इंटू 1/R। ठीक है,
तो E इज इक्वल टू वी अपॉन आर, E इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब हम इस चीज़ को ना डिराइव करेंगे प्रॉपरली और इंटीग्रेशन मेथड से डिराइव करेंगे, इसी चैप्टर में करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक मतलब रफ आइडिया दे रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकलेगा कि E इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं निकाल रहे हैं, ये पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला मैंने लिखा है, ठीक है। और ऐसे ही वोल्टेज का भी मैंने पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लिखा है, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जो फैला हुआ है पूरे स्फीयर पर फैला हुआ है। तो जब पूरे स्फीयर पर फैला हुआ है तो स्फीयर का एक एक कोने पर छोटा 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 चार्ज है। इसका मतलब क्या है? डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, बहुत सारे छोटे छोटे डी क्यू चार्जेस हैं। अब उनके वजह से जो टोटल इफेक्ट निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेट करके, ठीक है। तो वो जो छोटे छोटे चार्जेस हैं, उन छोटे छोटे चार्जेस की वजह से छोटा छोटा पोटेंशियल डेवलप होगा। तो वो जो छोटा छोटा पोटेंशियल है उसको हम क्या बोलेंगे? डीवी, ठीक है। और फिर छोटा छोटा हम डिस्टेंस लेंगे तो वो जो छोटा छोटा डिस्टेंस है वो क्या होगा? डी आर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो होती है या तो मतलब एक तरफ राइट की तरफ हो जाएगी, उसको पॉजिटिव ले लिया, अगर लेफ्ट की तरफ है तो उसको नेगेटिव ले लिया, अगर ऊपर वाले को नेगेटिव ले रहे हैं तो नीचे वाले को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। ये हमारे हाथ में, हम कौन सी डायरेक्शन को किस तरफ ले रहे हैं। तो ई जो है, ई में और इसमें रिलेशन है डी बाई डी आर। और जब ई की वैल्यू निकाली जाती है, मैग्नीट्यूड भी सॉरी, जब उसकी डायरेक्शन भी निकाली जाती है तो नेगेटिव साइन भी आ जाता है यहाँ पर, ठीक। तो अभी मैं सिर्फ आपको इसको जो ऊपर ऊपर से बताया है कि ई और वी में ये रिलेशन तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। ई इज इक्वल टू वी इंटू वन अपॉन आर, यानी कि वी अपॉन आर, ठीक। अच्छा, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज है अपॉन स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है तो वो क्या हो जाएगा? डी वी अपॉन डी आर। यहाँ तक क्लियर? डी वी अपॉन डी आर बोल देंगे। अब सुनिएगा, जब E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर है तो इस डी वी अपॉन डी आर को मैं अलग तरीके से लिखूंगा। इसको मैं ऐसे लिख दूंगा डी बाई डी आर ऑफ वी, डी बाई डी आर ऑफ वी, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन से कुछ हेल्प लेने वाला हूँ मैं अब इसकी। तो डी बाई डी आर ऑफ वी, इसका मतलब क्या है कि मैं वोल्टेज को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ आर के रिस्पेक्ट में, वोल्टेज को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ आर के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर मान लीजिए मैं कहीं पर भी मान लीजिए मैंने डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाई एक्सेस वाली लेंथ डी वाई, स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्स एक्सेस वाली लेंथ, तो इसको डी वाई बाई डी एक्स बोल देते हैं, ठीक है। कि चेन मैं इसमें दोनों में रेशो निकाल रहा हूँ। और अगर इसको हम इस तरह से भी लिख दें ना, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये क्या कहलाता है कि y इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x। इसको ऐसे बोल देते हैं, y इज डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएट करने का मतलब पता है क्या होता है? भाई तुम जो है ये तुम इनके दोस्त हो, तुम इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हो, है ना। मतलब दोनों को झगड़वा क्यों रहे हो, दोनों को डिवाइड क्यों कर रहे हो। डिफरेंशिएट का मतलब बेसिकली डिवाइड करना ही होता है। तो एक छोटी यूनिट जब दूसरी छोटी यूनिट को डिवाइड करती है उसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिवीजन डिफरेंशिएशन एक ही बात है। अब सुनिएगा, डी बाई डी आर ऑफ वी ये है, हम इससे पहले वाले चैप्टर में देख चुके हैं। एक थिन स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक करा था, अभी करा था, एक या दो क्लास पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड एक थिन स्फेरिकल शेल के अंदर जो है वो जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है थिन स्फेरिकल शेल के अंदर, तो डी बाई डी आर ऑफ वी, अब ये बता दीजिए कि किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है? कांस्टेंट का। कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है। इसका मतलब क्या है कि इनसाइड द स्फेरिकल शेल ना वोल्टेज एक जैसा ही बना रहेगा, पूरे में कांस्टेंट रहेगा वोल्टेज, ठीक है। अब वो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा कितना, वो सुनिए। यहाँ तक पूरी कहानी समझ में आ गई। पहले जो मैंने एक कहानी आपको बताई वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, ठीक। वोल्टेज का ये फॉर्मूला साफ दिखाई दे रहा है कि बस भाई नीचे ना एक आर एक्स्ट्रा आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो हमने क्या करा, वी अपॉन आर ई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। फिर हमने कहा कि छोटे छोटे यूनिट के लिए करते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड डी वी बाई डी आर, ठीक है। डी वी बाई डी आर को ऐसे लिखा जा सकता है, डी बाई डी आर ऑफ वी ऐसे लिखा जा सकता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो हम किसके डिफरेंशियल को जीरो बोलते हैं? कांस्टेंट के डिफरेंशियल को। तो वही ये सारी कहानी इस वजह से बताई है कि अंदर जो है वो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा तो सही, लेकिन कितना रहेगा अब ये देखना है कितना रहेगा। तो कितना कैसे पता चलेगा? भाई मैं दूर हूँ यहाँ पर, मैं ना यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहा हूँ। तो मैंने ये कहा यहाँ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना तो वो थोड़ा कम है, थोड़ा नज़दीक गए बढ़ गया, थोड़ा और नज़दीक गए बढ़ गया, थोड़ा और नज़दीक गए बढ़ गया। कैसे? सीधा सीधा रिलेशन।
V इज इक्वल टू 1/4 नॉट Q अपॉन R। ये तो भाई साहब कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इनकी तो वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 फिक्स है, ठीक है। Q भी कुछ नहीं कर रहा है, चार्ज भाई चार्ज सारा का सारा सेंटर पर कंसंट्रेटेड मान लिया गया। सब कुछ किस पर डिपेंड कर रहा है, R पर डिपेंड कर रहा है। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी वोल्टेज कम होगी, जितना डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी वोल्टेज कम होगी। आप डिस्टेंस कम 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 करते चले जाओ, कम करते चले जाओ आप डिस्टेंस। तो जब आप डिस्टेंस को कम करते चले जाओगे तो लास्ट में आकर आप रुकेंगे कहाँ पर, लास्ट में आकर आप सरफेस पर रुकेंगे। सरफेस के अंदर जब करते ही आप कहेंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सरफेस पर जो पोटेंशियल था वही मैक्सिमम पोटेंशियल था। अब सरफेस के अंदर जंप करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया आपका, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो जो सरफेस पर पोटेंशियल था वही बना रहेगा, आप समझेगा। जितना सरफेस पर पोटेंशियल था आपने क्या करा, आप धीरे 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 डिस्टेंस कम कर रहे हैं। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हम डिस्टेंस को कम कर रहे हैं, तो डिस्टेंस को हम कम कर रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल जो है वो बढ़ता जा रहा है। वो इस लेवल पर आकर पोटेंशियल मैक्सिमम पर पहुँच गया। हम ये कहेंगे नहीं नहीं और अंदर आओ, अंदर आते ही वही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। तो इसका मतलब पोटेंशियल जितनी अपनी लास्ट अचीव्ड वैल्यू पर था ना, वो उसी को मेंटेन रखेगा कॉन्स्टेंट। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, देखिएगा थर्ड पार्ट में ये जो सारी कहानी बताइए ये लिखी हुई है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द शेल इज जीरो, hence electric potential is constant everywhere inside the shell and its value is equal to that on the surface, ठीक है। इनमें इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं लिखा हुआ है, 2 लाइन इस वजह से लिखी है क्योंकि ये नोट्स वो चीज़ है जो आपको एज इट इज़ रटने हैं, इतना आपको लिख देना है पेपर में। पेपर में पूरा फैलाकर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो पेपर में आप इतना लिख देंगे, साइड में आपने सिंस करके छोटा सा रीज़न लिख देना है कि बिकॉज E इज इक्वल टू -dV/dr, ठीक है। dV/dr तक आप समझ गए, अभी नेगेटिव नहीं पता तो नेगेटिव वाले का प्रॉपर प्रूफ है इसी चैप्टर में, वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इसको होल्ड कर रखिए, E इज इक्वल टू -dV/dr, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका प्रूफ मैं आपको करवाऊंगा। आगे चलते हैं, तो V इज इक्वल टू 1/4/ε0 Q अपॉन कैपिटल R। V इज इक्वल टू 1/4/ε0 Q अपॉन कैपिटल R। तो ये वो वाला पोटेंशियल है जो सरफेस पर था वही बना रहेगा अंदर भी, हर जगह इधर 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 अंदर कहीं पर भी निकालो तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर। अब आगे आ जाइए न्यूमेरिकल्स पर। न्यूमेरिकल सारे बच्चे मेरे साथ साथ नोट कर लीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल सिर्फ मैंने लिख रखे हैं, सॉल्व मैं खुद कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। डिटरमिन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस, एट द सरफेस ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस। अब गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा मतलब लीस्ट रिएक्टिव ही नहीं है, रिएक्ट ही नहीं करता किसी के साथ। तो गोल्ड का आपको शायद एटॉमिक नंबर भी याद नहीं होगा, तो दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक। एटॉमिक नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो भी बताता हूँ। डिटरमिन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस, एट द सरफेस ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 1, तो आप ये देखिए, ये आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये एक ना डेंस स्फीयर होता है, डेंस स्फीयर होता है न्यूक्लियस। उसके अंदर सारा का सारे जो प्रोटॉन्स हैं, सारे के सारे न्यूट्रॉन्स हैं, वो उसके अंदर भरे हुए होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स बेचारे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि न्यूट्रल होते हैं, तो न्यूट्रॉन्स का कोई ऐसा असर नहीं होता। न्यूट्रॉन का सिर्फ एक काम होता है, उसका वजन बढ़ाना, उसका मास बढ़ाना, ठीक है। मास होता है उनके अंदर। अच्छा, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस। सरफेस ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस, आपको सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, ठीक है। तो ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, मैंने यहाँ पर लिख दिया गोल्ड न्यूक्लियस, गोल्ड न्यूक्लियस। गोल्ड न्यूक्लियस का Z इज इक्वल टू 79 है। Z का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है Z इज इक्वल टू 79। इट इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 79। यहाँ तक क्लियर है ना भाई। एटॉमिक नंबर का मतलब ही ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वो 79 हो गया। उसके बाद इन्होंने बोला है, ठीक है, ये बताने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, इन्होंने लिख रखा है गिवन चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है। तो हम ये कहेंगे टोटल चार्ज अब मेरे पास कितना है, n × V। तो टोटल चार्ज
टोटल चार्ज इज इक्वल टू n इंटू ई, है ना। तो n कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 79, और e कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, 16 9 का 144 14 कैरी आ गया, 16 7 का 112 और 14 कितना हो गया 126। ठीक है, तो 126.4 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, 126.4 into 10 की पावर -19 कूलम। द रेडियस इज 6.6 into 10 की पावर -15 मीटर। मीटर में ही दे रखा है तो मेरा काम आसान कर दिया इन्होंने। अच्छा, चार्ज पूरा का पूरा भरा हुआ है, स्फीयर होता है, अभी अभी पढ़ा है हमने, भरा हुआ हो, सरफेस पर हो, सारा का सारा इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। सारे चार्ज को क्या मानेंगे कि सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। तो सारा का सारा जो चार्ज है Q, ये जो हमने निकाला है टोटल चार्ज Q, ये सारा का सारा सेंटर पर है। ठीक है, और निकालना कहाँ पर है वो मैंने साफ बोला है कि सरफेस पर निकालना है भाई। सरफेस पर निकालना है तो डिस्टेंस स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R, यानी कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। रेडियस कितना दे रखा है 6.6 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। 6.6 इंटू 10 की पावर -15 मीटर ये दे रखा है। क्लियरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the electric potential at the surface is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon capital R। ठीक है, 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई Q कितना निकाला आपने 126.4 into 10 की पावर -19 अपॉन कैपिटल R कितना है 6.6 इंटू 10 की पावर -15। 6.6 है ना, 11 से कोई डिवाइड हो नहीं रहा। चलो मेहनत करवाएंगे, चलिए कोई नहीं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में चले जाएंगे ना, एक साल बाद सब जगह कैलकुलेटर मिल जाएगा, 12 पे ही नहीं मिलता। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होती है फिजिक्स में। चलिए तो देखिएगा, ये 10 की पावर -15 है, ये ऊपर आ जाएगा। पहले तो 9 से तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी आ गया, 9 6 ज़ा 54 और 3 57, 5 कैरी आ गया, 9 2 ज़ा 18 और 5 23, 2 कैरी आ गया, 9 1 ज़ा 9 और 2 11, 11376। डेसिमल के बाद बल्कि इस डेसिमल से इस डेसिमल को उड़ा दो, ठीक है, तो डेसिमल आएगा ही 11376। और 9 -19 कितना हो गया 10 की पावर -10। ठीक है, और 10 की पावर -15 को ऊपर लेकर आएंगे तो 10 की पावर +15 ये हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या है 66 है। ठीक, अब इसको डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कैसे करूँ, 6 से हो जाएगा क्या, ये 2 से करवाएंगे। 6 4 आ गया 43 -53 हाँ 6 हो रहा है। 6 11 था, 6 1 6 11 -6 is 5, 53 हो गया। 53 का मतलब हो गया 6 8 48, 53 - 48 is 5 5 7 57, 6 9 54, 57 - 54 is 3 3 6 36, 6 6 36। ठीक है, अच्छा जी, अब 11 से इसको डिवाइड करेंगे। 11 1 11, 18 - 11 is 7 7 9 79, 11 7 77, 2 आ गया 26, 11 2 22 और 4 आ गया तो 172.3 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट्स। ठीक है, सही है अपना आंसर, क्योंकि इन्होंने आंसर क्या दे रखा है 1.7 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है,
तो 1.7 इंटू 10 की पावर 7 भी कर सकते हैं। डेसिमल को 2 प्लेस राइट में शिफ्ट करा, यानी कि आप नंबर को छोटा करना है तो पावर को बढ़ा देंगे। नंबर को जितना डिजिट छोटा करेंगे पावर को उतनी डिजिट बढ़ा देंगे। तो आपने इसको अगर 1.7 कर दिया तो आप इधर 10 की पावर 5 को क्या करेंगे, 10 की पावर 7 वोल्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को। आप नंबर को अगर छोटा कर रहे हैं तो पावर को आप बढ़ाएंगे, उतना ही ऐड करेंगे। नंबर को आप बड़ा कर रहे हैं तो पावर को छोटा करेंगे, मतलब कंपेंसेशन कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ को कम कर रहे हो तो दूसरे को साथ में बढ़ाना भी है, ऐसे करें। ठीक है जी, क्लियर। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके 2 पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट देखिएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें सभी को क्लियर है? हाँ जी, हाँ हाँ चल मिलेगा। यस सर, क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा जरा, फर्स्ट पार्ट। ओके ओके, टू देखिए जरा फर्स्ट पार्ट, और सेकंड तो मैं कराऊंगा, फर्स्ट देखो अगर हो जाता है तो मैं भी आ रहा हूँ। दे देना मुझे। हाँ जी, देखिए, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। डिस्टेंस दे दिया, चार्ज दे दिया, बस। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। पोटेंशियल तो निकाल लेंगे। चेक करो जरा, आंसर दे रखा है मैंने इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, Q जो है, Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। ठीक है, लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे, तो R जो है वो दे रखा है 9 सेंटीमीटर अवे। ठीक है भाई, मेरे को रिमाइंड करा देना, मैं वो एक ना शीट भेजूंगा आपको जिसमें सेंटी का मतलब क्या है, मिली का मतलब क्या है, मेगा का मतलब क्या है, मैं भेजूंगा। जब भी क्वेश्चन देखता हूँ तो याद आता है, फिर भूल जाता हूँ। रिमाइंड करा देना, मैसेज डाल देना चाहे तो ग्रुप पर। वो सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 2, मतलब वो बच्चों वाला मेथड मत करना, नहीं सेंटीमीटर में मीटर कितने थे तो उसको डिवाइड करना, वो नहीं। C फॉर सेंटी, जहाँ सेंटी लिखा हो और 10 की पावर माइनस 2 लगा देना बस, और M विल रिमेन एज इट इज, मीटर अपनी जगह रहे। ऐसे ही जहाँ पर मिली लिखा हो, M लिखा हो मिली वाला, वो M फॉर जो मिली होता है उसकी जगह 10 की पावर माइनस 3 आ जाएगा, मीटर विल रिमेन एज इट इज। तो 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो गया। टाइम बचेगा उससे, वो शीट भेज दूँगा, छोटा सा फोटो। तो ये हमारे पास हो गया। तो Q है, R है ना। 9 देखते ही आपको मज़ा आ जाना चाहिए, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में 9 आता है। ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा आसानी से। 9 का कोई मल्टीपल मिल जाए तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए V कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7। डिनोमिनेटर में R की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया और ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 7 इज 2, और ये 10 की पावर माइनस 2 के ऊपर आकर 10 की पावर प्लस 2 हो जाएगा। तो 4 इंटू 10 की पावर 4
वोल्ट, 4 × 10⁴ वोल्ट, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट समझने वाला है। Hence obtain the work done in bringing a charge of 2 × 10⁻⁹ कूलम from infinity to the point P, infinity to the point P। अब सुनिएगा, सेकंड पार्ट में हमारे पास ये चार्ज तो था ही, जो Q था ये चार्ज तो था ही। इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज Q की वजह से इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर एक पोटेंशियल निकला V, जिसकी वैल्यू है 4 × 10⁴ वोल्ट। ठीक है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर एक पॉइंट P पर हमने पोटेंशियल निकाल लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पर इन्फिनिटी से एक दूसरा चार्ज, उस चार्ज को मैंने बोल दिया Q0, है ना, उस चार्ज को मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ पॉइंट P पर। ठीक है, पॉइंट P पर लेकर आ रहा हूँ। तो जब भी इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को किसी पॉइंट पर लेकर आते हैं तो उसमें किया हुआ वर्क डन वही पोटेंशियल कहलाता है, और उस पोटेंशियल की वैल्यू मेरे पास है। एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती, मेरी बात सभी को क्लियर है? एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती, एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से Q0 लेकर आ रहा हूँ, Q0, तो जो नया चार्ज मैं लेकर आ रहा हूँ दैट विल बी ट्रीटेड एज Q0, तो वो है 2 × 10⁻⁹, 10⁻⁹ है ना, हाँ, 2 × 10⁻⁹ कूलम। तो लिखिएगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, by the definition of electric potential, it is the work done in bringing a unit positive test charge, ब्रैकेट में लिखिएगा, से Q0 from infinity to the required point, जिस भी पॉइंट पर आप उसको लेकर आना चाह रहे हैं, रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, V इज इक्वल टू वर्क डन W। अब उसको Q0 से क्यों डिवाइड करते हैं? Q0 से इस वजह से डिवाइड करते हैं क्योंकि मेरे को यूनिट चार्ज की वजह से निकालना है। तो यूनिट चार्ज की वजह से निकालना है तो जो भी चार्ज रखा है उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो यूनिट के लिए निकल जाएगा। मेरी बात सभी को क्लियर है? यूनिट के लिए कैसे निकलेगा? उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं कि 10 रुपये में इतने आइटम आ रहे हैं तो 1 रुपये में कितना आएगा, तो 10 से डिवाइड करते हैं उसको, तो इसी वजह से चार्ज से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 मिनट आ रहा। ठीक है, इनसे डायरेक्ट बात करा दो, ये अपने आप बात। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, तो आप देखिएगा कि ये V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है। अभी इन्होंने वर्क डन निकालने के लिए बोला है। किसी भी पॉइंट पर मैं आपको बता चुका हूँ पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल मेरे पास है, क्यू नॉट की वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा यूनिट का बस ध्यान रखना है। तो देखिएगा ये भी कूलम में दे रखा है और ये भी वोल्ट में है, तो हमारा वर्क डन किस में आएगा फिर? वर्क डन की यूनिट पूछ रहा हूँ, जूल। 4 इंटू 10 की पावर 4 और क्यू नॉट कितना हो गया? 2 इंटू 10 की पावर -9, 4 2 ज़ा 8 और 10 की पावर 4 - 9 इज 10 की पावर -5 जूल। 8 इंटू 10 की पावर -5 जूल। सही है जी, क्लियर सभी को? ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ इन्होंने पूछी है ना, दैट इज़ ऑल्सो कंसेप्चुअल। ये कह रहे हैं डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द चार्ज इज ब्रॉड। ठीक है, तो उस पर डिपेंड नहीं करता। आप चार्ज को ऐसे सीधा ले आओ या चार्ज को ऐसे उल्टा सीधा घुमा फिर के अगर यहाँ पर लेकर आओ, तो वर्क डन जो है वो उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका जो आंसर है नो है। नो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। डिपेंड ऑन द पाथ along which charge is brought. आप उसको किस रास्ते से लेकर आ रहे हो चार्ज को, उस पर वो डिपेंड नहीं। ठीक है, ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया पूरा का पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, अ मेटल वायर इज बेंट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक हमारे पास क्या बोला इन्होंने, अ मेटल वायर इज बेंट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये मेटल वायर है, इस मेटल वायर को पकड़कर घुमा दिया, सर्कल बना दिया इसका। ठीक, अच्छा, इसमें थोड़ा सा आसान कर रखा है हमारा काम। उन्होंने कहा कि मेटल वायर को जब घुमाया है, घुमाकर वो जो सर्कल बना है उस सर्कल का रेडियस बता दिया उन्होंने सीधा सीधा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी किसी केस में आप समझ गए होंगे, किसी किसी केस में वो क्या करते हैं कि जो वायर है ना, वायर की लेंथ आपको बता देंगे। वायर की लेंथ जो है वो जनरली 7 की मल्टीपल होती है। उससे क्या होगा, वायर की लेंथ जो है वो क्या बन जाएगा, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, बायो वाले बच्चे ध्यान देना, वायर की जो लेंथ है वो सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। सर्कमफ्रेंस का क्या होता है फॉर्मूला 2πr। ठीक है, तो आप 2πr से उसका रेडियस निकाल लेंगे। ठीक, तो हल्की सी एक चीज़ है कि अगर वायर की लेंथ दे रखी हो तो आप रेडियस निकाल लेंगे। यहाँ रेडियस इन्होंने पहले से ही दे रखा है। अच्छा, इट इज़ गिवन अ चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलम विच स्प्रेड्स ऑन इट यूनिफॉर्मली। तो ये जो वायर है, अब इसको वायर को सर्कुलर शेप दे दी है और इस सर्कल पर पूरे पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज यहाँ पर ऐसे 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 पॉजिटिव दे रहे हो, पूरे पर चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, अब पूरे पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम ये कहेंगे, ये पूछ रहे हैं कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। तो मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो सेंटर पर निकालना है। ठीक है, तो पूरे पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया चार्ज का। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया dq। ठीक, तो हम ये कहेंगे लेट अस टेक अ स्मॉल elemental charge dq on its surface। देखिए, अगर चार्ज दे रखा होता ना मेरे को कि ये 2-3 पॉइंट्स पर चार्ज हैं, तो मैं उन 2-3 पॉइंट्स के वो चार्ज को फिक्स ले लेता। लेकिन अब उन्होंने बोला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपने एक बार उसको दिखा दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा आपने ले लिया। तो आप ये कहेंगे कि पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू
डी क्यू की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, वही डिस्टेंस, तो ये भी 10 ही होगा ना, 10 सेंटीमीटर। और ये कहेंगे V इज इक्वल टू वी dV बोल दो इसको, dV इज इक्वल टू 1/4πε0 dq अपॉन r, 1/4πε0 dq अपॉन r। तो छोटे से टुकड़े की वजह से मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, ठीक। अच्छा, अब क्या करेंगे कि therefore V is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dV। ये सभी को पता है भाई, अगर मेरे पास dx है और मेरे को पूरी की पूरी वोल्टेज निकालनी है, मैंने इतने से के लिए dV निकाल लिया, तो मुझे तो पूरे की वजह से चाहिए कि इस एलिमेंट की वजह से, इस एलिमेंट की वजह से, इस एलिमेंट की वजह से, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वजह से चाहिए, उसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट dx का इंटीग्रल x होता है, तो dV का इंटीग्रल v होगा, तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dV। इंटीग्रेशन ऑफ dV का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1/4πε0 dq अपॉन r। आपको एक चीज़ मैंने बताई थी पहले कि जब भी कभी हमारे पास d के साथ जो चीज़ लिखी रहती है ना, बस वही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो 1/4πε0 ये तो कांस्टेंट है ही, ये जो r है ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। कोई q वाली टर्म होती तो फिर मैं उसको इंटीग्रेट करता, q वाली कोई टर्म है तो उनको बाहर निकालिए, कांस्टेंट्स आ जाएंगे इंटीग्रेशन से बाहर, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा V is equal to 1/4πε0 into 1/r और इंटीग्रेशन ऑफ dq। इंटीग्रेशन ऑफ dq का मतलब क्या है, q है, जैसे dv का इंटीग्रेशन v है, ऐसे dq का इंटीग्रेशन q है। 9 into 10 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 1/r, तो 1/r, r क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटी का मतलब 10 की पावर -2 मीटर, ये हो गया, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारे पास q, ठीक। तो ये हो गया 9 into 10 की पावर 9 into 1/10 into 10 की पावर -2 मतलब 10 की पावर -1 हो गया, ठीक है। 10 into 10 की पावर -2, अच्छा, मल्टीप्लाइड बाई q कितना दे रखा है, जरा देखिए, 200 माइक्रोकूलम, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है -6, ठीक है। तो 200 into 10 की पावर -6। अब 10 की पावर -1, 9 2s are 18, 1800 into 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 -6, 10 की पावर 3 हो गया, और 10 की पावर -1 ऊपर आकर क्या हो जाएगा, 10 की पावर +1 बन जाएगा। अभी इसके भी 2 0 निकाल लो यहाँ से, तो 10 की पावर 3 + 1 4, और 2 0 और निकाले तो 2 और ऐड हो गया, तो 18 into 10 की पावर 6 हो गया, 18 into 10 की पावर 6 वोल्ट। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं मैं, तीनों क्लियर है? यस, ठीक है। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 में ये क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू केप्ट एट पॉइंट ए। हमने कहा एक पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट ए है, तो ये वाला सभी को क्लियर है ना क्वेश्चन, तो समझ में आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू केप्ट एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि इस चार्ज की वजह से एक पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ऐसे लिखेंगे E एट बी, बी लिख दिया नीचे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, ठीक। तो इस 24 न्यूटन पर कूलम, 24 न्यूटन पर कूलम, जिसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बोल रहे हैं एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू द सेम चार्ज इज 12 जूल पर कूलम। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू द सेम चार्ज एट द सेम पॉइंट, ठीक है। तो पोटेंशियल जो है कितना दे रखा है, 12 जूल पर कूलम, 12 जूल पर कूलम। अच्छा, दोनों ही ऐसा यूनिट है,
कंफ्यूज मत होइएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कहोगे नहीं मुझे तो वोल्ट पता थी यूनिट इसकी, जूल पर कूलम कहाँ से आ गई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई ये भी होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलम, तो जूल पर कूलम जो लिखा है वो ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज F अपॉन Q, तो फोर्स क्या है? न्यूटन, चार्ज क्या है? कूलम, तो न्यूटन पर कूलम भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक यूनिट इसकी होती है वोल्ट पर मीटर, एक यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, दोनों सेम और दोनों ही ऐसा यूनिट है। सही है, ठीक। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं ये? कैलकुलेट द डिस्टेंस AB एंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q। हमको क्या करना है? ये AB डिस्टेंस निकालना है, तो AB डिस्टेंस को मैंने R मान लिया। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो, चार्ज से उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को R ही लेते हैं, तो हमने R ले लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 24 न्यूटन पर कूलम, कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। इतना हो गया। अब इस तरफ कर रहे हैं, तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों दे रखे हैं समझ लो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को समझ में आ ही गया होगा क्या करना। ये हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो Q अपॉन R स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिख देंगे Q अपॉन R इंटू 1 अपॉन R इज इक्वल टू 24। ये क्या है? पोटेंशियल V है, इसकी वैल्यू दे रखी है, लिख दो यहाँ पर चाहे तो ये VB बन गया, VB इंटू 1 अपॉन R इज इक्वल टू 24। VB की वैल्यू डालो इक्वेशन नंबर 2 से, तो 12 इंटू 1 अपॉन R इज इक्वल टू 24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, और यहाँ साइड में लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, न्यूमेरिकल रिवाइज करते टाइम ध्यान रहेगा आपको कि मैंने इक्वेशन 2 से यहाँ वैल्यू डालूंगा। तो अब क्या हो गया? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 2 आ गया। इट इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू 1/2, मतलब R इज इक्वल टू 0.5 मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट लेंथ की मीटर ही होती है। ये हो गया। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में मत डाल देना ये वैल्यू, फालतू में R का स्क्वायर करना पड़ जाएगा। वोल्टेज में डाल दो, जब आपके पास दोनों ही चीज़ें। हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डालेंगे रिजल्ट तब भी सही आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 किसकी है? वोल्टेज की। वो क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R इज इक्वल टू 12। मेरी बात समझ गए सभी बच्चे? ठीक है भाई, पोटेंशियल जो है वो 12 जूल पर कूलम के इक्वल है, और मैंने R निकाल लिया। R तक सबको क्लियर है? R तक क्लियर है। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। आपको चार्ज की वैल्यू और निकालनी है, Q की वैल्यू और निकालनी है। तो वो कैसे निकलेगा? VB इज इक्वल टू 12 जूल पर कूलम है। VB क्या है? यही तो है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा है उसमें, पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10 की पावर 9 Q अपॉन 1 अपॉन R की वैल्यू 0.5 इज इक्वल टू 12। ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इतना हो गया। 0.5 ये 3, 0.5 का मतलब 1/2 है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, काट दो इसको 0.5, 6 सा हो गया। 0.5 जाएगा ऊपर 30 आ जाएगा, 5 6 30, सीधा 6 लिख दिया मैंने इसको। तो 6 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q इज इक्वल टू 4। इसको इधर ले जाओ, Q इज इक्वल टू 4 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 9। ठीक, और अब क्या करना है? ये हो गया 2 3 जा और 2 2 जा। 2 अपॉन 3 कितना होता है? 0.66। Q इज इक्वल टू 0.6666 आता जाएगा, तो 0.67 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। 10 की पावर -9 क्या होता है? नैनो। 0.67 नैनो कूलम। बताइए, क्लियर है? ठीक है, बस तो ये आज इतना कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, 1 2 न्यूमेरिकल बचे में, आप ट्राई करना, हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं करवाऊँगा। ठीक है।